हम्म। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को। ये मानो कि ये मेजरमेंट का जो आप लोगों के सिलेबस का है, उसका मुख्य जो चैप्टर है यही है, या मुख्य भाग यही है, जिसमें आप पीएमएमसी, मूविंग आयरन, हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रोडायनोमीटर, यानी जितने भी मेजरिंग यंत्र हैं इन्हें आप इसी में पढ़ेंगे। जैसे मैगर बनाना, सब यहीं सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग जानते हैं, देखिए जब कोई सिस्टम हम बनाते हैं, हमारे पास में जरूरी होता है कि वो सिस्टम हम लोग किस ऑर्डर का बना रहे हैं। ऑर्डर जो निर्धारित होता है बेटा, ये होता है डायनामिक एलिमेंट की उपस्थिति के द्वारा। कैसे बताते हैं? हमारे इलेक्ट्रिकल में 3 बेसिक एलिमेंट होते हैं, प्रतिरोध, प्रेरक और धारिता। प्रतिरोध का जो रिस्पॉन्स होता है या प्रतिरोध समय पर निर्भर नहीं करता, क्योंकि प्रतिरोध में किसी तरह का कोई चार्ज स्टोर नहीं होता। प्रतिरोध का काम तो भैया आपने धारा दी, पावर को डिसिपेट करना। तो प्रतिरोध को हम लोगों ने स्थैतिक तत्व यानी कि स्टैटिक एलिमेंट के रूप में देखा है। एक होता है डायनामिक। तो डायनामिक जो एलिमेंट होते हैं वो एलिमेंट माने गए हैं जिनका रेस्पॉन्स समय के साथ बदलता हो, यानी कि जहां हम चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की बात कर रहे थे समय को बेस मानकर, तो अभी हमने देखा था एल और सी जो होते हैं ये हमारे डायनामिक एलिमेंट होते हैं। तो इन्हीं की उपस्थिति के आधार पर किसी भी सिस्टम का ऑर्डर निर्धारित किया जाता है। तो सबसे पहले लिखेंगे ऑर्डर ऑफ सिस्टम, यानी किसी भी सिस्टम का जो ऑर्डर है की बात करेंगे। तो बेटा सबसे पहले लिखेंगे आप जीरो ऑर्डर सिस्टम या यंत्र। जीरो ऑर्डर सिस्टम देखिए क्या होते हैं, इनके उदाहरण पेपर में आ जाते हैं, क्योंकि ये बहुत छोटी चीज है भाई। इनके उदाहरण आ जाते हैं, जो कि आरएलसी या कोई परिपथ है, इसमें एक इन प्रेरक तो जोड़ दिया तो इसका ऑर्डर क्या होगा। तो हम लोग ये कहते हैं कि जिस सिस्टम में कोई भी डायनामिक को हिंदी में गतिक कहते हैं, लेकिन आप डायनामिक ही लिखें, वैसे इसको कहते हैं हिंदी में गतिक। गतिक तत्व बदलता हो, जिस सिस्टम में कोई भी डायनामिक तत्व ना हो वह जीरो ऑर्डर सिस्टम कहलाता है। याद रहेगा, इसमें किसी प्रकार का भी कोई डायनामिक एलिमेंट नहीं है। तो प्यारे बच्चों, मान लिया हमने ये परिपथ बनाया, ये R1 है, ये R2 है, हमने यहां से इनपुट रखा और यहां बेटा हमने कुछ आउटपुट ले लिया। बताइए एल या सी की उपस्थिति है क्या?
तो हम क्या कहेंगे कि ये जो परिपथ दर्शा रहा है ये जीरो ऑर्डर सिस्टम है। अब ये याद रखिएगा कि जीरो ऑर्डर सिस्टम में जीरो ऑर्डर सिस्टम में आउटपुट सदैव इनपुट के साथ साथ घटता या बढ़ता है। जीरो ऑर्डर सिस्टम में आउटपुट सदैव इनपुट के साथ साथ घटता या बढ़ता है। इनपुट बढ़ेगा मतलब आउटपुट बढ़ेगा, इनपुट घटेगा मतलब आउटपुट घटेगा। ये बेटा कहलाता है जीरो ऑर्डर सिस्टम। देखिए नंबर 2 पर हम लोग लिखते हैं फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभ धन्यवाद जी। देखो शनिवार को आपकी बड़ी क्लास लगेगी और संडे भी बड़ी क्लास लगेगी, ठीक है जी। इससे पहले लेकिन मुझे एक दिन रेस्ट चाहिएगा क्योंकि सुबह 7 से लेकर रात के 10 बजे तक मेरा सिर्फ 1.5 घंटा ब्रेक है, रेगुलर क्लास है। तो भाई कोई ब्रेक नहीं है, तो एक दिन मैं आराम करूंगा, नहीं तो बीमार पड़ जाऊंगा भाई। तो सैटरडे संडे को मेरा ये है कि 4 to 5 आवर आप लोगों की क्लास लगाऊं सैटरडे को, और 4 to 5 फिर संडे को रखूं। है ये नहीं अभी पता सुबह शाम, मतलब अभी ये कोई फिक्स नहीं है। तुझे कौन सा कोई तकलीफ है, पास में रहता है चाहे रात को भी हो, पहुंच जाना है और क्या। फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम देखिए बेटा, हम ये कहते हैं कि जिस सिस्टम में मात्र एक प्रकार का डायनामिक एलिमेंट प्रेजेंट हो, जैसे देखो या तो एल हो या फिर सी हो, या तो एल तरह का हो या फिर सी हो, तो वह फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम कहलाता है। देखिए भाई बच्चों जैसे ये आ रहा है, आपको ये नहीं देखना कि कौन सा कहां जुड़ा है भाई, आपको सिर्फ ये देखना है काउंट करिए कितने डायनामिक है। मतलब सी वाला ही होना चाहिए, ऐसा नहीं कि सी वाला एक ही है। अगर सी C1 C2 भी होता तब भी ये फर्स्ट ऑर्डर ही था। मैंने कहा एक ही प्रकार का होना चाहिए, या तो सारे सी वाले हैं या भी सारे एल वाले, ठीक है। तो देखो आपको याद भी आएगा समय के साथ साथ में इसका व्यवहार बदल रहा था भाई। याद ये आएगा कि V आउटपुट बराबर में V इनपुट 1 माइनस E की माइनस टी अपॉन टो। दिखाया नहीं था ये चार्जिंग वाले में दोस्त, तो ये यही तो है और क्या, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लिखिएगा नंबर 3 पर।
सेकेंड ऑर्डर सिस्टम। तो सेकेंड ऑर्डर सिस्टम ये होता है कि जिस सिस्टम में दो डायनामिक एलिमेंट होते हैं वह सेकेंड ऑर्डर सिस्टम कहलाता है। अब दो डायनामिक एलिमेंट है, तो देखिए जी बनाते हैं दो डायनामिक एलिमेंट। आर एल ये हमारा भैया सेकंड ऑर्डर है। देखो काउंट कर लो कितने डायनामिक है बेटा। अब ये बताओ अगर यहां से कोई सवाल आ गया ऑब्जेक्टिव छोटा मोटा तो आंसर कर सकते हो भाई। या तो ये पूछेगा कि किसी एक सिस्टम में हमने दो डायनेमिक एलिमेंट लगा दिए एल और सी, तो किस ऑर्डर का है, आप कहेंगे सेकंड का है। याद रखिए ऊर्जा जो स्टोर की जा सकती है वो सिर्फ फर्स्ट या सेकंड ऑर्डर सिस्टम में ही स्टोर की जा सकती है। जीरो ऑर्डर सिस्टम में कभी भी, लिख लो यार यही तो ऑब्जेक्टिव है, जीरो ऑर्डर सिस्टम में कभी भी ऊर्जा संचित नहीं की जा सकती, केवल फर्स्ट व सेकेंड ऑर्डर सिस्टम में ही ऊर्जा संचित की जा सकती। फॉर्म भरने की विंडो ओपन होगी कल, यूपी आरवीएनएल वाली 12 जुलाई से तो होनी थी, नहीं हुई क्योंकि शायद थोड़ा सा ये लेट होगा, इसमें थोड़ा सा ये ओबीसी की सीटों का थोड़ा सा इशू है इसमें ना। हाँ तो शायद वो करेक्शन होके आएगा। ये सबसे बड़ी समस्या है इनमें, पहले ढंग से करते नहीं, जानबूझ के नहीं करते कि बाद में और लेट करने का मौका मिले। सर मेरा एनवीएस का एडमिट कार्ड आ गया है, वेरिफिकेशन में क्या करूँ? इसमें बेटा एक लिस्ट होती है, तो उसी के अकॉर्डिंग अपने डॉक्यूमेंट वगैरह को सब रेडी करिए, पहुंच जाइए अपना। चले लिखा आप सभी ने ये? देखो चाहे ऑनलाइन कोई देखा हो चाहे ऑफलाइन देखे, लेकिन वो अगर तैयारी रियली में आने वाले एग्जाम को टारगेट कर रहा है, जैसे यूपी आरवीएनएल, टेक्निकल हेल्पर या अन्य किसी भी एग्जाम को आने वाले समय में वो टारगेट कर रहा है, तो वो मेरी यूट्यूब वाली छोटे छोटे सेशन में मिस ना करे। थ्योरी यहाँ चल रही है, न्यूमेरिकल यहाँ हम लोग कर रहे हैं जो भी उचित है, लेकिन ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस के लिए यहाँ तो टेस्ट सीरीज होगी, प्रॉपर अपना पेपर होंगे, और ज़्यादा बड़ी क्लास भी नहीं है। जैसे शाम को 5:30 बजे है, मतलब 5:30 पर रखी है मैंने एक क्लास, तो वो यूपी आरवीएनएल को ही समर्पित है, और इसमें हम पहले चैप्टर से ऑब्जेक्टिव शुरू करेंगे। जैसे नॉर्मल बेसिक सवाल है जो पूछता है वो शुरू करेंगे।
फिर 7 बजे रखी है, वो न्यूमेरिकल के लिए रखी है। तो न्यूमेरिकल बड़ा मजबूत होना चाहिए, क्योंकि यूपीपीसीएल में पिछली बार न्यूमेरिकल ने खूब सरप्राइज किया बच्चों को। और फिर 7:30 या 7:35 पे रखी है हम लोगों ने टेक्निकल हेल्पर वाली। ज़्यादा बड़ी बड़ी क्लास नहीं है, 1-1 घंटे की, ये 30-30, 40-40 मिनट के सेशन है। तो इनको अपना रेगुलर अपना देखना है, चाहे बाद में फास्ट मोड में भी करके देखो, लेकिन उनको सवालों को देखना जरूर है। चले फिर आगे बढ़े। एनवीएस का एडमिट कार्ड मतलब खो गया, गुम हो गया मतलब खो गया। अरे जब तुम वहां जाओगे डॉक्यूमेंट लेके, तो एडमिट कार्ड तुम्हारा तुम्हारी फाइल में लगा मिलेगा। जैसे हम लोग फॉर्म भी भरते हैं ना, तो कई एग्जाम में वो भी मांगते हैं, बच्चों से गायब हो जाता है। तो जैसे ही ये जाके बताएगा मेरा ये नाम है, तो उसकी पूरी फाइल बनी हुई है, तो वो फॉर्म भी मिल जाता है, एडमिट कार्ड भी उसमें लगा रहता है। इतनी डॉक्यूमेंट अगर कोई मिस हो जाए, जैसे एडमिट कार्ड या वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म, तो वो रिजेक्ट नहीं करते इस चीज को लेकर। अगर खुद के ही डॉक्यूमेंट गलत है, खराब है, कुछ प्रॉब्लम है, तब रिजेक्ट करते हैं, अदरवाइज इन पॉइंट पे वो रिजेक्ट नहीं करेंगे। मेल पे भी आता है, ढूंढना चाहिए अब। चलो देखिए बेटा, जो नेक्स्ट टॉपिक है, हम लोग जब भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं, तो हम लोगों ने कुछ वर्गीकरण किया, यानी कि मापन यंत्र का जो वर्गीकरण है, अभी हम लोगों ने सिद्धांत के आधार पे किया। जैसे एक होते हैं इंडिकेटिंग यंत्र, एक होते हैं इंटीग्रेटिंग, और एक होते हैं रिकॉर्डिंग। मतलब बेसिक जो यंत्र है वो 3 प्रकार के हैं। इंडिकेटिंग मतलब किसी मान को बताना, इंडिकेट करना कि भाई ये। इंटीग्रेटिंग, इंटीग्रेटिंग में व्यवस्था होती है जोड़ते रहने की मान को, ऊर्जा मीटर, बहुत बढ़िया। और एक होता है रिकॉर्डिंग, पावर स्टेशन में फ्रीक्वेंसी वेरिएशन और वोल्टेज वेरिएशन को पढ़ने के लिए हम लोग रिकॉर्डिंग यंत्र बनाते हैं। तो इसमें हम लोग पॉइंटर की जगह पर पेन और पेपर फिट कर देते हैं। तो जैसे जैसे वोल्टेज या फ्रीक्वेंसी वेरिएशन होती है, तो वो ग्राफ खींचता जाता है, और उस ग्राफ को पढ़ते हैं हम लोग कि भाई वेरिएशन किस समय क्या था। तो हम लोग लिखते हैं मापन यंत्र का वर्गीकरण। थ्योरी बहुत है इस चैप्टर में। मापन यंत्र का वर्गीकरण तो नंबर 1 पर है इंडिकेटिंग यंत्र। चलिए देखिए, इंडिकेटिंग यंत्र में हम लिखेंगे इस प्रकार के यंत्र पॉइंटर की मदद से मान को सीधे स्केल पर दर्शाता। क्या लिखा? इस प्रकार के यंत्र पॉइंटर की मदद से मान को सीधे स्केल पर दर्शाता है। क्या लिखो? दर्शाते हैं। तो यहां कोई भी रिकॉर्डिंग की व्यवस्था का कोई मैटर नहीं है, ना ही मान को जोड़ने का। उदाहरण समझिएगा, जैसे हम लोग लेते हैं वोल्ट मीटर होता है बेटा, आप लगाइए जितनी वोल्टेज है बेचारा उसको नाप देगा। एमीटर है,
ये सब हमारे वोल्ट मीटर, एमीटर, वोट मीटर, क्वालिटी फैक्टर मीटर, ये जितने भी यंत्र है एनर्जी मीटर को छोड़कर ज्यादातर इसी में आते हैं। तो याद, अब ये नहीं है कि डिक्टो यही रट लो, कुल मिला के सीधे रखना है कि इंडिकेटिंग का मतलब है जैसे इनपुट दिया, जिस भी इकाई को हम नापना चाहते हैं वो सीधे मान को स्केल पर बता देगा। 10 है तो 10, जैसे हमारी गाड़ी का मीटर है तो स्पीड बताता है एक स्पीडोमीटर, और एक होता है इसमें ओडोमीटर जो ये बताते हैं भाई ये गाड़ी कितने किलोमीटर चल चुकी। तो जो ओडोमीटर है ये किस कैटेगरी में, ये आता है इंटीग्रेटिंग की कैटेगरी में। क्यों? हमने कहा जी मेरी गाड़ी तो अभी 2000 किलोमीटर चली है, तो अगर मैं इससे आगे चलूंगा तो 2000 से रीडिंग शुरू हो जाएगी जुड़ना। और वो जो पॉइंटर ये बता रहा है, अगर मैं 70 पे चल रहा हूं तो 70 बता रहा है, 80 पे चल रहा हूं तो 80 बता रहा है, तो वो मेरा इंडिकेटिंग यंत्र है। ठीक है जी। तो दूसरा लिखेंगे, ये आता है इंडिकेटिंग नेक्स्ट लिखेंगे इंटीग्रेटिंग यंत्र। तो हम लोग लिखते हैं इस प्रकार का यंत्र मान को लगातार जोड़ता रहता है। मान को लगातार जोड़ते हुए चलेगा बेटा। ये इस प्रकार का जो यंत्र है वो मान को लगातार जोड़ता हुआ चलेगा। जैसे ऊर्जा मीटर से आता है इंटीग्रेटिंग। चलिए नेक्स्ट चलेंगे नंबर 3 पर, रिकॉर्डिंग। इस प्रकार के यंत्र में पॉइंटर की जगह पर पेन व पेपर रखते हैं तथा यह इकाई के परिवर्तन के आधार पर पेपर पर ग्राफ बनाता। हम क्या लेंगे, जैसे पावर स्टेशन में आवृत्ति परिवर्तन देखना, ये होता है जी रिकॉर्डिंग यंत्र। हाँ, ईसीजी मशीन में बिल्कुल सही बात है, फ्रीक्वेंसी मीटर में। अरे ईसीजी वाले में भी यही रहता है ना, जो जहां भी ग्राफ वाली ये कहानी है।
हाँ अरे वहाँ क्रिकेट में ये तो बहुत बेसिक है, अंतर है, वो तो बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है यार। वो तो वो तो प्रोग्राम है उनका, वो कंप्यूटर पे उसी को दिखा देता है। ये तो ऐसी जगह है जैसे हमारे पास हम फ्रीक्वेंसी का परिवर्तन है, तो फ्रीक्वेंसी परिवर्तन से जो वोल्टेज है वो भी वेरी करेगी, पावर वेरी करेगी, तो वो उसको अपना नोट कर लेता है। तो हमने यहाँ बेसिक यंत्र इस्तेमाल किया है, बाकी तो इससे भी बहुत एडवांस एडवांस यंत्र हैं। मतलब ग्राफ तो फिर सीआरओ वाला भी कर सकता है ना, ग्राफ की बात है तो ग्राफ तो सीआरओ भी देता है दोस्त। हम तो अभी बेसिक यंत्र भी इनके इस्तेमाल करके हमने बहुत एडवांस यंत्र बनाए हैं। ये तो बेसिक है, वर्गीकरण है। और कमाल की चीज ये है कि जो हम मेजरमेंट में पढ़ रहे हैं ना, इनमें से ज्यादातर चीजें ट्रेंड से बाहर है, जो वर्तमान में उपयोगी नहीं की जाती। ऊर्जा मीटर पढ़ते हो तुम, तो डिस्क वाला पढ़ रहे हो, मुश्किल से 2% अब ये इस्तेमाल हो रहा होगा, 98% जगह पर डिजिटल है। वॉट मीटर बस कहाँ है, कॉलेज में लेबोरेटरी में तो है, बाकी जगह कहाँ रखेंगे। वॉट मीटर भी अब देख लो डिजिटल आता है, वोल्ट मीटर देख लो, आप लाते नहीं कि डिजिटल मल्टीमीटर दे भाई, कौन सा एनालॉग ला रहे, तो एनालॉग किन पे मिलेगा, जो बिजली का काम कर रहे होंगे। तो लेकिन ये चीजें हमें इसलिए पढ़नी पड़ती है क्योंकि बेसिक जो नियम है वो कभी बदलता नहीं। तो हमें जब बेसिक नियम हम लोग सीख जाएंगे किसी चीज का कि इसमें हमें बनाना क्या था, तो फिर हम एडवांस टेक्नोलॉजी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए जी नेक्स्ट हम लोग चलेंगे। देखो जब हम पॉइंटर पॉइंटर लिखा है हमने, तो हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में पॉइंटर ऐसे पदार्थ का बनाएंगे जो हल्का होता हो। तो यहां जो पॉइंटर, पॉइंटर का मतलब है ये जो आप सुई बनाते हो, निडल जो बना रहे हो ये, तो ये आप बनाएंगे एल्यूमिनियम से। कारण हम ऑलरेडी देख चुके थे एनर्जी मीटर के डिस्क में, क्योंकि एल्यूमिनियम की स्पेसिफिक ग्रेविटी कम होती है, ये हल्का बनता है। ठीक है, तो पॉइंटर किसके बनाएंगे हम लोग, एल्यूमिनियम से। पॉइंटर या डिस्क कहां से, एल्यूमिनियम से। देखिए किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में पॉइंटर या डिस्क व्यवस्था को रखने के तरीके देखिए। पॉइंटर को रखने के तरीके, पॉइंटर को हम किस तरीके से रखते हैं, प्लेस करते हैं, ये समझते हैं। एक तरीका होता है जिसे हम कहते हैं ट्वेल बियरिंग की मदद से, ट्वेल बियरिंग की मदद से। ये एक ऐसी व्यवस्था है जहां पॉइंटर जो चलेगा ये बेरिंग के साथ घूमेगा, मतलब घूमने की व्यवस्था है, बेरिंग सिस्टम लगा हुआ है। अरे बेरिंग नहीं पड़ते क्या, गाड़ी वाड़ी सब जगह तो आजकल बेरिंग है, इसमें गोली गोली भरी होती है ना। जब ये रगड़ा लगने लग जाता है तो ग्रीस लगाते हो, चिकनाहट उत्पन्न कराते हो उसमें, वही बात हो रही है यहाँ भी। तो देखो ये कुछ इस तरह की व्यवस्था होती है। ये गोली वही गोली है जो तुम समझ रहे भाई, बेरिंग वाली। ये स्पेंडल है घूमने का। आप कह लो, लेकिन यहाँ यंत्र में हम स्पेंडल कहेंगे। मतलब ऐसी व्यवस्था, इसी से पॉइंटर है, अगर घूमेगा तो मतलब पॉइंटर रिफ्लेक्ट करेगा। तो एक तो ये व्यवस्था है, दूसरी भी एक व्यवस्था है, यानी कि इसमें ड्यूल बेरिंग में एक सुविधा ये है कि इसमें ये पूरा चक्कर लगाने में सक्षम है। अरे बेरिंग पहना है तो ये पूरा चक्कर लगाने में सक्षम है जी।
दूसरा जो होता है ये होता है स्प्रिंग के द्वारा, जैसे टॉर्ट सस्पेंशन, तनाव कहते हैं, सस्पेंशन मतलब तनाव होता है। तो देखिए जो टॉर्ट सस्पेंशन है ये आप लोग सीखते हो जनरली पीएमएमसी में, और देखो कैसे अभी बनाएंगे हम लोग पीएमएमसी। स्प्रिंग ये बनाई हमने रोटेटिंग डिस्क, तो छोटा बनेगा। ये स्प्रिंग हो गया, रोटेटिंग कॉइल या डिस्क हमने बना दी। दीपक वो अदृश्य दुनिया छोड़ो, उधर क्या देख रहे हो उधर, ऐसे नजदीक से ऐसे देख रहा है, पता नहीं क्या पढ़ रहा होगा इधर। टेंशन ना ले, अब मैं क्या बोलूं, तुझे बोलना तो था मुझे लेकिन नहीं बोलूंगा मैं। वैसे भी आईटीआई में ले दे के अपना जैसे तैसे, हमारे भी बैच में एक दो ही लड़की इनरोल है, जैसे एक लड़की है प्रीति है, एक दो लड़की और है आईटीआई में है। वैकेंसी तो आती है ना गर्ल्स की भी, तो अगर ये लड़की थोड़ी सी मेहनत कर ले, तो थोड़ी सी हल्का फुल्का मेहनत कर ले तो सिलेक्ट हो जाएगी। है नहीं, महिलाओं का 30% अलग भी तो होता है, इसमें नहीं है ऐसा है। हाँ नहीं, ऐसा नहीं है क्या कि अच्छा, तो ये तो गलत। अच्छा तो गलत है, फिर उत्तराखंड में गर्ल्स की मेरिट अलग आती है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। यहाँ तो बहुत आसान हो जाता है फिर ना। अच्छा तो फिर तो भाई इस लड़की को भी खूब मेहनत करने की आवश्यकता है। नहीं उत्तराखंड में क्या होता है ना, जैसे गर्ल्स के लिए जैसे जनरल एससी एसटी ओबीसी ये आती है ना, तो कमाल की चीज है, जैसे जनरल है तो जनरल में बॉयज वाली अलग ही आती है और गर्ल्स के लिए एक अलग से मेरिट आती है। अब ये देखो जैसे कोई बच्चा कैटेगरी का है, मान लिया ओबीसी में आता हो या एससी कैटेगरी से हो या एसटी कैटेगरी से हो, तो उसमें आपने देखा होगा आजकल की बॉयज की में ज्यादा डिफरेंस नहीं मिल रहा है। बॉयज वाली में एक दो नंबर का ये मान के चलो, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन जब उत्तराखंड में गर्ल्स वाली मेरिट आती है, तो जैसे ओबीसी गर्ल्स होगी तो 10-10 नंबर का डिफरेंस मिलेगा, और जैसे एससी कैटेगरी में तो ये मानो कि फिर अगर नॉर्मल मेरिट जनरल की 75 गई है, तो अगर लड़की के 40 नंबर भी होंगे, मतलब बॉयज की वही होगी जनरल के आसपास वाली। आजकल जमाना बड़ा बदल गया भाई, कई बार तो ऐसा हो रहा है कि कट ऑफ कितनी गई जनरल 75, ओबीसी कितनी 74, एससी कितनी 73, मतलब बहुत कम डिफरेंस है। लेकिन गर्ल्स वाले में अभी भी काफी डिफरेंस है। तो यहां दो गर्ल्स को दो कोटा मिल सकते हैं, एक नॉर्मल गर्ल्स होने का और दूसरा कैटेगरी वाला। तो मुझे लगा कि वहां यही होता होगा, तो फिर तो उसके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो देखो यहां पर हम लोग बेटा ये स्प्रिंग रखते हैं, स्प्रिंग ये होता है हमारा टॉर्क सस्पेंशन। देखो कैसे, अगर मैं स्प्रिंग को चलो नॉर्मल अगर खींच लेता हूं, अगर मैं, हाँ डेफिनेटली बहुत बढ़िया, जैसे हमने खींचा इसको और हम इसको रिलीज कर दें, तो भाई ऊर्जा संचित होगी, अब दूसरी दिशा में अपना ये काम करेगा।
तो ये क्या करता है, आपने देखा होगा कि ये पूरा चक्कर नहीं लगा सकता बेचारा, क्यों, स्प्रिंग लिपटता चला जाएगा। तो ये कहलाता है हमारा तनाव के द्वारा, यानी टॉर्क सस्पेंशन के द्वारा। ये दो हमारे जनरली बेसिक नियम है पॉइंटर या डिस्क को घुमाने के। अब नेक्स्ट चलेंगे हम लोग, देख लिया सबने ये, हाँ फॉस्फोर ब्रॉन्ज की होती है, फॉस्फोर ब्रॉन्ज की हुआ करती है। ये ब्रॉन्ज का मतलब कांसा होता है, हाँ। स्प्रिंग, ये तो स्प्रिंग मतलब टॉर्क सस्पेंशन में कैसे करते हैं, तो आप कहेंगे स्प्रिंग के द्वारा। न्यूमेरिकल की बुक की जरूरत क्या है, मैं सॉल्यूशन करवा तो रहा हूं, वही तो सवाल है। चले फिर आगे, अब नेक्स्ट चलते हैं, देखिए किसमें, ना ना चुंबक तो नहीं है, ये चुंबक तो है ही नहीं बिल्कुल ये पदार्थ, चुंबक तो नहीं तो नॉर्मल स्प्रिंग बनाते हैं और ये भी इसलिए बनाते हैं क्योंकि ये टूटता नहीं है जल्दी, क्योंकि हमें स्प्रिंग ये थोड़ा ही बनाना है कि मजबूत लोहा है स्टील को अलॉय बना के हमें गाड़ी में लगाना है, ये नहीं, हमें तो पॉइंटर बनाना है, बांधना है उसे। चलिए जी, अब आते हैं मेन पर, मापन यंत्र में टॉर्क। देखिए बेटा, जब भी कोई मीटर हम डिजाइन करते हैं, मीटर बनाते हैं, तो टॉर्क बड़ा जरूरी है भाई, टॉर्क होगा तभी पॉइंटर वॉइंटर घूमेगा, तभी डिस्क रोटेट कर सकती है। तो ये कहा कि मापन यंत्र बनाने में 3 प्रकार के टॉर्क, एक बेसिक टॉर्क है, ये होने चाहिए, और ये ऑब्जेक्टिव भी है। आपको 3 का ऊपर नाम दे दे, डी में ऑल ऑफ द अबाव दे दे। तो भाई टॉर्क 3 प्रकार के हैं, एक होता है बेटा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, मतलब ये तो जड़ है, अगर ये नहीं होगा तो मतलब मीटर बेचारा नापेगा भी नहीं कुछ। एक होता है कंट्रोल करने के लिए कंट्रोलिंग टॉर्क, और एक होता है जी, हाँ भाई बोलो, यस, एक होता है डैम्पिंग टॉर्क। मतलब जब भी कोई मापन यंत्र हम बनाएंगे तो हमारे पास में ये 3 टॉर्क होने ही जरूरी। मतलब जो जड़ है, ये 3 टॉर्क जड़ है हमारा। क्या हुआ, इस उम्र में भी तुम्हारे पेन की स्याही चिपक जा रही भाई है, नहीं तो ये तो हाथ इतना गर्म होना चाहिए कि स्याही पिघली रही है। अरे ऊर्जा खत्म हो गई आजकल, जवानी तो गई भाड़ में भाई। तुम में से कोई कितनी भी रेस लगाता हो, मेरे पिताजी के जितना पैदल नहीं चल सकता, और वजन नहीं उठा सकते, हम खुद नहीं चल सकते, लेकिन अभी भी बिना देसी घी और बिना दूध सब काम नहीं चलता। खेती कर रहे तो मतलब ये मानो कि एक आदमी को इसीलिए बस रखा हुआ जो भैंस के लिए बस चारा लाए, काटे डाले उसे, और वो आदमी नहीं आता तो खुद अपना सवेरे अपना इतने बजे तो वो अपना घास घूस काट के अपना सब पैटर्न फिट कर देते अपना। लेकिन हमारी ये हालत है कि घी खा लिया तो लूज मोशन लग गए, हैं, वर्कआउट कुछ है ही नहीं, तो वर्कआउट करेगा वो पचा भी लेगा। देखो बेटा क्या है, जब हम लोग मीटर डिजाइन कर रहे हैं, आपको ये देखना है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का जो तात्पर्य है, ये पॉइंटर है,
ये पॉइंटर यहां अपना मीटर बनाया जी, स्केल है इमेजिनेशन, इसके ऊपर स्केल है जो नंबर है 1 2 3 4, ये गाड़ी का पॉइंटर है। अब शायद ज्यादा अच्छे से समझ पाओ। तो गाड़ी जब खड़ी है क्या ये पॉइंटर चलता है? तब तो नहीं चलता। तो ये पॉइंटर किसके अनुसार घटता या बढ़ता है? गति के अनुसार, यही तो हुआ। तो गति कहां से आई? एक्सेलरेटर से आई। तो हम ये कह सकते हैं, हम स्पीड को ही तो नाप रहे हैं ना, स्पीड 70 है तो इसने तुरंत 70, 30 है तो 30, 40 है तो 40, इसी तरह से बदलेगा ना। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क मापने वाली या मापे जाने वाली इकाई के समानुपाती होता है? इससे आएगा, मापने वाली इकाई से तो आएगा, स्पीड होगी तो आएगा। अब जैसे हम वोल्टेज को नापे वोल्ट मीटर में, अगर वोल्टेज नहीं है तो कुछ आएगा नहीं आएगा। अब वोल्ट मीटर है, वोल्टेज के अनुसार ही ये पॉइंटर चलेगा। एमीटर की बात करें तो करंट के अनुसार, वॉट मीटर की बात करें तो पावर के अनुसार। तो आया किसके कारण? अगर मैं वोल्ट मीटर की बात करूं तो वोल्टेज के कारण आया है, एमीटर की बात करूं तो धारा के कारण आया है। तो जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है, हम लोग क्या लिखेंगे अगर हम इन्हें एक्सप्लेन करें वन बाय वन? बेटा यहां से सवाल आते हैं ये इन तीनों से। हम लिखेंगे यह है अघूर्ण मापे जाने वाली इकाई के समानुपाती होता है। यार तुम्हें समोसा भी तो खिलाने दें। मैं सोच रहा है 2-4 दिन में कैंटीन चल जाए तो एक दिन तुम्हारी दावत ही कर दो। हाँ होने तो वाली है भाई, हम भी 2 महीने से इंतजार कर रहे हैं। ठेकेदार जी हर बार ये कि भाई बस 2 दिन में सर, 2 दिन में सर। तो मैं अभी भी तुम्हें 2 ही दिन कहा। बस 2 दिन में लगा जी पत्थर, 2 दिन में ये हुआ। अब मैं भी, अब तो मुझे भी कहते हुए शर्म आने लगी। मैं छोड़ो यार, जब करेगा कर लेगा। यह अगुण मापे जाने वाली इकाई के समानुपाती होता है। जैसे मापे जाने वाली इकाई क्या है? धारा, वोल्टेज, शक्ति इत्यादि। तो हम बात करते हैं, देखिए डिफ्लेक्टिंग टॉर्क हम किन किन विधियों के द्वारा उत्पन्न करवा सकते हैं। भाई ये तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है। अब ऐसे तो है नहीं कि मीटर आपने सिर्फ पॉइंटर बनाया हो और स्केल रखी हो और डायरेक्ट इसमें करंट दे दे और ये भाग जाए, ऐसा तो होगा नहीं। कुछ तो व्यवस्थाएं बनानी पड़ेगी। तो देखिए हमारे पास में व्यवस्थाएं क्या है। एक हमारे पास व्यवस्था है चुंबकत्व के द्वारा। अब इसमें हमने बहुत सारी चीजों को कवर कर लिया। चुंबकत्व के द्वारा मैग्नेटिज्म जनरली। बताइए आप लोग ये नियम सीखते हो कि जब कोई धारा प्रभावित तार किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर एक बल लगता है, सीखते हो। तो कहां से आया? चुंबकत्व से आया। फिर आप ये कहते हो कि यदि 2 समांतर धारा बहने वाले कंडक्टर को एक दूसरे के पास रखें तो इनमें आकर्षण या प्रतिकर्षण बल होता है। कहां से आया? चुंबकत्व से आया। यही तो चीजें हैं।
तो भाई एक जो तरीका है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोवाइड कराने का वो चुंबकत्व के द्वारा हो सकता है। दूसरा देखिएगा, दूसरा हम लोग कहते हैं, देखिए जी, तापमान या थर्मल विधि, तापमान के द्वारा। देखो आपने थर्मोकपल सुना होगा, है ना बेटा। थर्मोकपल जैसे आप नए हैं, लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूँ लक्ष्य बैच में पढ़ रहे होंगे ना, पहले से थोड़ा बहुत कुछ पढ़ा होगा ना। अरे सच बताना, देखो मेरे से कुछ पहले लक्ष्य बैच से पढ़ा है थोड़ा बहुत? बहुत पढ़ा? बहुत थोड़ा पढ़ा? कोई दिक्कत नहीं। जॉब वगैरह करते थे क्या? मतलब कहीं जॉब वगैरह करते थे? अच्छा, देखिए ये हमने थर्मोकपल बनाया जी। थर्मोकपल हमारा ये होता है कि मान लिया हम किसी गर्म बॉडी पर जहां तापमान हो, दो अलग अलग कंडक्टर को, अलग अलग पदार्थ के चालकों को ले, ये किसी निखिल आयरन है, ये कॉपर है, ले लिया हमने अलग अलग, तो इस पर वोल्टेज हो जाती है उत्पन्न। ये थर्मोकपल होता है। तो अगर तापमान नहीं होता तो ये आता क्या? ये तो नहीं आता। इसी प्रकार एक हॉट वायर यंत्र होता है, तो तापमान के द्वारा भी डिफ्लेक्टिंग टॉर्क आ सकता है। तो हमने इसीलिए लिखा कि भाई थर्मोकपल और हॉट वायर, ये सब जो नाम बोल रहा हूं ना, ये सब बेटा डिटेल में आएंगे आपके पास में। अभी तो मैं ये बता रहा हूं कि भाई हमारे पास विधियां क्या क्या है। देखो जी, आपने देखा होगा एक हमारे पास में होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक विधि द्वारा। इलेक्ट्रोस्टैटिक विधि में वो आते हैं, अभी इनमें वो नहीं लिखना, सिर्फ यही लिखना है अभी। इलेक्ट्रोस्टैटिक विधि में क्या आता है? अरे वो तो फोकसिंग था, मैं यहाँ टॉर्क की बात कर रहा हूँ। सीआरओ डिजिटल यंत्र था, ये एनालॉग है, बेचारे सारे पॉइंटर वाले हैं ये। अरे भैया जब कोई आवेश एक दूसरे के पास में हो तो ये आकर्षण प्रतिकर्षण बल का अनुभव करते हैं। तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंसिपल पर इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर बनाते हैं। तो हमने यही, ये भी हमारा एक बेसिक प्रिंसिपल है इलेक्ट्रोस्टैटिक विधि के द्वारा। एक और होता है जो आप लोग नया सीखोगे, हॉल इफेक्ट के द्वारा। हॉल इफेक्ट में ये कहा जाता है कि यदि आप किसी भी मेटल के पीस को, यानी कंडक्टर के पीस को, ये सब मैंने कहा ना, सब लिखाऊंगा आपको डिटेल में, अभी तो तुम्हें एक दिमाग में पिक्चर बनाने की कोशिश कर रहा हूं, अदरवाइज हॉल इफेक्ट वगैरह ये सब लिखाऊंगा। ये मेटल का टुकड़ा रख दिया, और देखो हमेशा जब भी हम बात करते हैं बेटा, हमारे पास में होते हैं तीन एक्सिस, एक्स वाई जेड। तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल एक पे आई है, ये इस पर ई है, और इस पर हम लोगों ने लिख लिया जी, ठीक है जी। तो इसके सिरों पर एक वोल्टेज उत्पन्न हो जाती है, हॉल वोल्टेज। तो इस पर आधारित भी हम लोग यंत्र बना सकते हैं यदि हमें आवश्यकता हो तो बेसिक अगर हम लोग डिफ्लेक्टिंग टॉर्क उत्पन्न कराने की बात करते हैं, तो हमारे पास में जो बेसिक प्रिंसिपल है भाई, जहां से आएगा, एक तो है चुंबकत्व द्वारा जो सबसे जरूरी है और जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल भी होगा। एक होता है तापमान के द्वारा, ये होता है थर्मल, तो भैया ये भी काफी इस्तेमाल होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक सिर्फ एक में इस्तेमाल करेंगे, और हॉल इफेक्ट भी हम सिर्फ एक में ही इस्तेमाल करेंगे। ये हमारे बेसिक तरीके हैं, यानी कि जब हम मीटर बनाएंगे तो भाई ये कुछ विधियां हैं हमारे पास में जिनके द्वारा हम डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को उत्पन्न करवा सकते हैं। अब नेक्स्ट आइएगा,
आज नीरज नहीं आया क्या? छोटू सो रहा है क्या आज? क्या? तो इसके लिए वो बच्चों वाले एक दूध की बोतल भी खरीद लो, दूध वूध बना के अपना मुंह में लगा के आया करो। ले भाई अपना सोता रहना, 2-3 घंटे नींद लेना भाई। हाँ, नींद ना टूटे बच्चे की। कंट्रोलिंग टॉर्क देखिए, बाल मुकुंद जी की बात उसने भी सीरियस ले ली क्या? बाल मुकुंद ने ये सब चीजें 2-2 बार पढ़ रखी। तो बाल मुकुंद जी कह रहे थे कि सर मैं अगर घर से रिवाइज कर लूं, मैं बोला मर्जी तुम्हारी। वही नीरज ने तो नहीं सुन ली। चलिए जी, देखिए कंट्रोलिंग टॉर्क का उपयोग क्या है और कंट्रोलिंग टॉर्क हम कैसे दे सकते हैं। मतलब सोचना था, थोड़ा दिमाग ये लगाना है कि ये पॉइंटर है। मैंने कहा ये सब्जेक्ट ऐसा है जो हमारी डेली लाइफ में है, जो हम हर जगह देखते भी हैं। भाई तुम वोल्ट मीटर देखो ना देखो, लेकिन गाड़ी के मीटर के से भी आप समझ सकते हो। तुम्हें सोचना ये था, ये पॉइंटर बेचारा यहाँ 0 पोजीशन पर है जी। तो 0 पोजीशन पर मैं आपको ये भी कारण बता सकता हूं, आपने शायद नोटिस पता नहीं किया या नहीं किया, जो ये पॉइंटर होता है, ये आपने देखा होगा गाड़ी वाड़ी में, इस पॉइंटर पर 0 यहां से शुरुआत ना करके यहां एक पिन लगी होती है, और ये पॉइंटर फिर यहां से 0 स्टार्ट करता है। तो इसके लिए जो 0 है ना, यहां से है, ना कि यहां से होती। एक पिन जैसी, कील जैसी यहां लगी है कि भाई ये इधर ना है। कारण इसका भी है, वो भी हम बात कर लेंगे। तो अभी तो आपको ये समझना था कि अगर ये पॉइंटर में बेटा कोई टॉर्क आया, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, अब इसे रोकने वाला तो अभी कुछ है नहीं। तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का मतलब है ये यहां से पॉइंटर चला और लास्ट में जहां जा सकता था पहुंच गया। यानी गाड़ी चल रही 10 किलोमीटर पर आवर और दिखा दिया इसने 180 है जी। कुछ है नहीं ना इसे रोकने के लिए, भाई बल लगा कुछ। अब मैं कोई बॉल फेंकता हूं तो या तो एक तो नेचुरल है कि वो अपने आप रुक जाए बेचारी जब इसमें फोर्स 0 हो जाए, या फिर मैंने बॉल फेंकी और उसने कैच कर ली। कैच करने का मतलब है उस बॉल के चलने की दिशा के विपरीत दिशा में बल लगा देना, वो रुक गई। यानी कि ये पॉइंटर को हमने यहां से जैसे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क दिया, शुरू होते लास्ट में पहुंच गया भाई। रोकने के लिए तो कुछ व्यवस्था की नहीं। तो यार अगर गाड़ी 70 पर चल रही है
तो ये 70 दिखाएगा, 80 पर चल रही तो 80 दिखाना चाहिए था, और 10 पर चल रही तो 10 दिखाना चाहिए था। तो वो व्यवस्था बनाने के लिए हमने छोटा सा जुगाड़ ये किया कि देखिए हमें ये पता है कि स्टडी स्टेट कंडीशन का मतलब है जिस मान को नापना चाहते हैं वो मान। अगर गाड़ी 70 पर चल रही है तो 70 पर पहुंचते ही जितना बल इस पॉइंटर पर इस तरफ लग रहा है, अगर उतना ही बल मैं इसके विपरीत इस तरफ लगा दूं तो वो 70 पे बना रहेगा कि नहीं। और अगर 80 पर पहुंचे तो 80 पर जाकर जितना बल ये इस तरफ लगा रहा है इतना ही ये इसके विपरीत लगा दे। तो ये सिस्टम हम लोग करा सकते हैं मीटर में कंट्रोलिंग टॉर्क से। तो कंट्रोलिंग आघूर्ण एक ऐसा आघूर्ण होता है जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के विपरीत दिशा में लागू होता है तथा कंट्रोलिंग टॉर्क के द्वारा ही मीटर एग्जैक्ट मान को पढ़ सकता है, रीड कर सकता है। कोई बात नहीं, इलाज है, बस थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए, 5 मिनट इंतजार करो बस। अभी कंट्रोलिंग चल रहा है। तो हमने कहा कि देखिए कोई भी यंत्र तभी अपने मान को सही से पढ़ सकता है जब स्टडी स्टेट मान पर या जिस मान को पढ़ना चाहते हैं उस रीडिंग पर जितना डिफ्लेक्टिंग टॉर्क हो उतना ही कंट्रोलिंग टॉर्क लगता हो। और कंट्रोलिंग टॉर्क सदैव डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के विपरीत दिशा में ही लागू होगा। ये हमारा बेसिक नियम था भाई, ये हमारे बेसिक है समझने के लिए। तो हम कंट्रोलिंग टॉर्क में यही चीज लिखते हैं, यह टॉर्क डिफ्लेक्टिंग टॉर्क या घूर्ण के विपरीत दिशा में लगता है। तथा मीटर तभी सही मान पड़ता है जब कंट्रोलिंग आघूर्ण रिफ्लेक्टिंग आघूर्ण के बराबर यानी कौन सी शर्त है, टीसी बराबर टीटी। देखो डिफ्लेक्टिंग को प्रदर्शित करते हैं टीडी, डी मतलब बेटा डिफ्लेक्टिंग, इसे करेंगे टीसी, सी मतलब कंट्रोलिंग। हो गए भाई। अब देख कहते हैं कंट्रोलिंग टॉर्क उत्पन्न कराने की विधियां। कराने की, देखो भाई कंट्रोलिंग टॉर्क उत्पन्न कराने की जो विधियां हैं वो देखिए क्या क्या।
कंट्रोलिंग टॉर्क उत्पन्न कराने की विधि। बेटा एक विधि है, जनरली तो हम 3 पढ़ सकते हैं, ग्रेविटी के कारण, स्प्रिंग के द्वारा और धागे के द्वारा, लेकिन धागे के द्वारा बिल्कुल ही ट्रेंड से बाहर है, तो इसलिए जो मेन है मुख्यतः वो 2 ही है। एक होती है ग्रेविटी कंट्रोल। देखिए बेटा ग्रेविटी कंट्रोल, अरे ग्रेविटी क्या हम गुरुत्वाकर्षण की बात कर रहे हैं? ग्रेविटी मतलब गुरुत्व की हम लोग बात कर रहे हैं। ग्रेविटी फोर्स की बात करते हैं तो गुरुत्वाकर्षण की बात कर रहे हैं भाई। देखो आपको ये समझना है कि अगर मैं यहां से किसी भी बॉडी को फेंकता हूं, पृथ्वी से अपनी तरफ एक फोर्स से अट्रैक्ट कर रही है ना भाई, और वो बल निर्धारित होता है उस वस्तु के द्रव्यमान के आधार पर होता है। जनरली W बराबर में जो वेट है वो आप M इंटू जी पढ़ते हो। जी मतलब है गुरुत्वाकर्षण वाला जो कांस्टेंट है वो अलग है, ये था हमारा ग्रेविटी एक्सेलरेशन, जिसका मान आप जनरली 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेते हो यार। तो अगर मैं किसी बॉल को वर्टिकली या ऊर्ध्वाधर ना भी फेंकूं, ऐसे फेंको तो बॉल जानी तो तब भी पृथ्वी पर ही है, भले थोड़ी दूर बाद जाए। तो हमने यही तरीका अपनाया कि देखो ग्रेविटी कंट्रोल में ये पॉइंटर है, तो पहले तो पॉइंटर के वेट को बैलेंस करने के लिए, वेट बैलेंस एक सिस्टम होता है पूरा मैकेनिकल में, तो वेट बैलेंसिंग का मतलब है हमें कि ग्रेविटी का बिंदु ढूंढना होता है, और अगर हम ग्रेविटी पॉइंट को, मैं किसी भी वस्तु को इस छोटे से माइन से इस नोक पर भी बैलेंस कर सकता हूं वेट बैलेंस से। तो हमने कहा कि इस पॉइंटर के वजन को बैलेंस करने के लिए हमने यहां एक वेट जोड़ दिया जिसे हमने कहा बैलेंस वेट। वेट मतलब अपना वही वजन की बात हो रही है भाई, ये एक अलग चीज है भाई, बैलेंस वेट जोड़ दिया। देखो जब हम ग्रेविटी की बात करेंगे तो हमने क्या कहा कि हमें पॉइंटर को फाइनल कंडीशन में डिफ्लेक्टिंग इस पे इस तरफ लगेगा भाई बच्चों, लगेगा, तो कंट्रोलिंग इसके विपरीत आना चाहिए। तो हमने क्या काम किया कि हमने यहां पर एक वजन बांध दिया जिसे हमने कहा ग्रेविटी वजन। ग्रेविटी वजन सिर्फ मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको ये समझाया जा सके कि भाई कंट्रोलिंग टॉर्क यहां से करेंगे तो ये वजन इस पॉइंटर को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा होगा। अब ये समझना है कि मान लिया इस वजन का द्रव्यमान m है जी, तो जो ग्रेविटी लगनी है ये सदैव लगनी है वर्टिकल, ऊर्ध्वाधर, और ये हो गया जी देखो थीटा। तो अगर इस दिशा में मैं बात करता हूं W बराबर में मैं लिख देता नॉर्मली mg, लेकिन मुझे निकालना है इस दिशा में तो मैं क्या लिखूंगा mg cos थीटा है जी। हमने कुछ अलग नहीं जुगाड़ किया, देखो हमने तो सिंपल ये है कि रेलवे फाटक देखते हो एक तरफ वैसे ही बांध के रखते हैं और एक तरफ इस पे वजन रखते हैं, वजन इसलिए कि जैसे खोलें तुरंत उठ जाए है जी। ये तो बैलेंस वेट का काम था। अब उसे नीचे लाने के लिए खुद सोचो, अगर इसमें मैं रस्सा बांध के ऊपर छोड़ देता, मैं वापस लाने के लिए रस्से को पकड़ के नीचे ले आता, यानी कि चलने के दिशा के विपरीत एक बल लगा देता। यही काम नॉर्मल मैंने यहां भी किया इस पॉइंटर में। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का काम है इस तरफ को भेजना। मैंने कहा जी देखो हम ग्रेविटी इसके विपरीत लगाएंगे चलने के, एक वजन इसके विपरीत दिशा में बांधेंगे,
तो ये हमने किसके कारण किया है? ग्रेविटी के कारण, इसलिए नाम दे दिया हमने ग्रेविटी कंट्रोल। लेकिन इसमें सबसे बड़ी समस्या ये है कि यह केवल ऊर्ध्वाधर स्थिति वाले यंत्र में ही लागू हो सकती है। समस्या क्या है? ऊर्ध्वाधर मतलब वर्टिकल। अरे समस्या यही तो थी। अरे यार हॉरिजॉन्टल पे थोड़ा ही तुम ग्रेविटी लगा दोगे, ग्रेविटी तो उसी में लगेगी भाई जो वर्टिकल पोजीशन में हो। तो ये सिर्फ उसी यंत्र में लागू होगी जो ऊर्ध्वाधर या वर्टिकल स्थिति में होगा। एक तो ये था, दूसरा देखते हैं अभी तो ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं। चले भाई बच्चों, अब देखो स्प्रिंग कंट्रोल। स्प्रिंग कंट्रोल आसान है। स्प्रिंग हम किसका बनाएंगे? फॉस्फोर ब्रॉन्ज का। आपके पेपर के लिए जरूरी है भाई ऑब्जेक्ट। बेटा ये पॉइंटर है, हमने इस पॉइंटर को इससे बांधना है, स्प्रिंग से। मतलब हम इस पर स्प्रिंग लपेट दो और इस तरीके से लपेटें तो ये स्प्रिंग इस तरफ को बल लगा रहा हो। मतलब ये स्प्रिंग इस तरफ को बल लगा है। तो ये किससे बनाएंगे हम लोग? फॉस्फोर ब्रॉन्ज से। और ये मानो कि इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि यह वर्टिकल व हॉरिजॉन्टल सभी प्रकार के यंत्र में लग सकता। अगर हम कंट्रोलिंग फोर्स की बात करें तो सबसे अच्छी ग्रेविटी में आती है। अपने हिसाब से वेट बांध सकते हैं। अब देखो यहां स्प्रिंग कंट्रोल जब हम करेंगे तो यहां कंट्रोलिंग टॉर्क होगा टीसी बराबर, यहां कंट्रोलिंग टॉर्क क्या था? ये वाला था फोर्स, वैसे ही तो कंट्रोल हुआ। यहां हम लिखेंगे बेटा के थीटा। जो के है ये स्प्रिंग कांस्टेंट है, यही लिख लो छोटा सा, स्प्रिंग कांस्टेंट है। और जो थीटा है ये आपको पहले भी बताया था, डिफ्लेक्शन एंगल या कोण है। तो ये है कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोवाइड कराने के हमारे पास में दो बेसिक मेथड।
देखा भाई बच्चों ये? देखिए आगे बढ़े। चलो देखो, एक लाइन और जोड़ेंगे। कंट्रोलिंग टॉर्क का काम एक तो ये था कि भाई पॉइंटर को मजबूर करे कि भाई एक स्थायी बिंदु पर रुक जा, जो मान हमें पढ़ना है उस मान पर रुक। दूसरा काम एक और है। नींद आ रही है क्या? मैं जैसे ज्यादातर को तो जल्दी उठा करो यार। यार रात को नींद नहीं आती? नहीं आती तो फिर कुछ इलाज बता दे तुझे। मेरे साथ तो बहुत बढ़िया है। मुझे आप बोलो ना कि सर आपके पास 5 मिनट है और आपको सोना है, नींद लेनी है, मैं 5 मिनट में एकदम डीपली नींद सो जाता हूँ। मतलब मेरे साथ वो समस्या नहीं है जैसे लोग बाग को दिक्कत है कि भाई नींद नहीं आ रही रात को, हाँ 1 घंटा लगा दिया। मेरे साथ नहीं है दिक्कत है। और ऐसा भी नहीं है कि इस समय नहीं मुझे नींद आती, उस समय नहीं नींद आती। क्यों, मेरी बॉडी इतनी थकी होती है कि जब भी आप बोलो तभी सो जाऊं मैं। मेरे साथ ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपने जहां मैं सो रखा आपने ये भी किया, मैं तुरंत उठ जाता हूँ। तब नींद ऐसी है। अब ये नींद ले रहा जा रहा है। सुबह थोड़ा उठा करो अभी। मैं तो 10 बजे तक क्लास, उसके बाद मेरा डिनर होता है, उसके बाद में मुझे तेजस का होमवर्क देखना होता है कि भाई क्या दिया है इसने, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रखा। डेली लिखा रहता है उसकी नोटबुक में कि होमवर्क पूरा ही नहीं करता। अब हम भी बोलते हैं चल छोड़, इतना कर लिया बहुत है। क्योंकि उसको जो भी मैडम ने दिया वो अपना स्कूल में सब याद हो जाता है उसे। फिर इसके बाद में खेलना, कि मुझे तो तुम्हारे कंधों पे बैठना, कूदना, 1 डेढ़ बज जाता है इसी में। कि वो भी नहीं जल्दी सोता। अब उन्हें छोटे वाले भी ऐसा ट्रेंड कर दिया, जैसे वो करता है तो वैसे वो भी करता है। लेकिन सुबह ऑप्शन है नहीं। सुबह है कि 6 बजे उठना ही है। तुम जल्दी उठा करो, थोड़ा सा अपना वॉक करने जाया करो सुबह ही। 5 बजे उठ के थोड़ा वॉकिंग जरूरी है। तो दिमाग ही तो है, मशीन ही तो है, स्वस्थ रखो इसे। अब नींद ले रहे हो तुम यहाँ बैठ के। ये है देखो, कंट्रोलिंग टॉर्क की मदद से पॉइंटर शून्य अवस्था में वापस ही आता है। अरे सोचने की बात ये थी, इसने पढ़ दिया यहां। और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क हम शून्य कर दे, गाड़ी को रोक दे, तो ये थोड़ा ही कि बेचारा ये बंधा रहेगा पेट्रोल। हाँ हाँ। क्या वो जीरो पे आ जाते हैं वापस? हाँ तो लेकिन
ये इससे इसलिए नहीं कहेंगे, वो ऑटोमेटिक है पूरा, वो तो ट्रांसड्यूसर की मदद से है पूरा ऐसा डिजाइन। ये तो हम नॉर्मली एनालॉग वाले पढ़ रहे हैं यार अपने, जैसे गाड़ी वाड़ी में ये ना। मेरा कहने का मतलब है कि ये यहाँ 70 पर था और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क तुम शून्य कर दो तो यहाँ फंसा नहीं रहना चाहिए। अब ये 0 पर किसकी मदद से आएगा? कंट्रोलिंग टॉर्क के द्वारा, है ना, वापस भी तो आ जाएगा ना। तो कंट्रोलिंग टॉर्क ये भी कार्य करता है कि जब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क शून्य हो जाए तो बेचारे इस पॉइंटर को 0 पर लाने का काम भी कंट्रोलिंग टॉर्क ही करता है। नेक्स्ट लिखेंगे आप, ये लाइन वही लिखनी है, कंट्रोलिंग टॉर्क की लाइन है ये जो आप बात कर रहे हैं ना डिजिटल, ये तो सब प्रोग्राम और ट्रांसड्यूसर से ऑटोमेटिक है सब। जैसे आपने पीएलसी स्काडा ये सब डिजाइन कर दी, तो आपने देखा होगा पावर प्लांट कंट्रोलिंग रूम यहाँ है, पावर प्लांट कहाँ है से 10 किलोमीटर दूर है, कंट्रोल कर रहा है कौन सी टरबाइन चल रही है, कितनी चल रही है, किसको शट डाउन करना है, किसको ज़्यादा चलाना है। तो पूरा ऑटोमेटिक सिस्टम है, वो ऑटोमेटिक व्यवस्था है। चलिए नेक्स्ट है हमारा नंबर 3 पर डैम्पिंग टॉर्क। देखो डैम्पिंग टॉर्क क्या करता है, मास्टर क्लास भी मास्टर नहीं दे रखी तुम्हें और ये भी मास्टर ही दे रहा है, तो दोनों बढ़िया ही है। मेन बात है पढ़ना जरूरी है। देखो डैम्पिंग टॉर्क से अभी जैसे कौन बात कर रहा था, ऐसे फ्लक्चुएशन होता है। देखो डैम्पिंग टॉर्क के बेटा दो कार्य है। सोचना था कि यदि गाड़ी हमारी 60 पे चले और ये पॉइंटर बेचारा धीरे धीरे आ रहा है, अभी 10 पे है, 20 पे है, 30 पे है, गाड़ी 60 पे है, ये पॉइंटर धीरे धीरे आ रहा है, 60 दिखाएगा लेकिन टाइम लगेगा। तुमने और रेस दी, पता चला सामने दीवार में ठोक के गाड़ी लग गई, बेचारा 40 दिखा रहा है अभी। तो अगर ये स्लो आएगा अपनी पोजीशन में तो तकलीफ तो, दिक्कत तो है, एरर तो है। तो डैम्पिंग टॉर्क ने एक काम किया कि एक तो पॉइंटर को फास्ट रेट से उसकी असली अवस्था या स्टडी स्टेट अवस्था में लाएगा, तेजी के साथ में। गाड़ी 70 है तो 70 पे लाएगा। दूसरी चीज, अगर गाड़ी जैसे हमने कहा 70 पर है, 60 पर है, पढ़ना मुश्किल हो सकता है। यदि गाड़ी 60 पर है और ये पॉइंटर ऐसे फ्लक्चुएट करे, तुम क्या कहोगे? अरे इधर 50 तक जा रहा है, इधर 80 तक भी जा रहा है, तो कौन सी स्पीड बताओगे? भाई पिताजी ने मना करी कि भाई स्लो चलाओ गाड़ी चलाने को, पॉइंटर बता रहा है कि इधर 50 है और इधर 80 भी है, गाड़ी चल रही 60-65 पे, भाई 60-65 पे। अब वो तुम्हारी किस्मत है, पिताजी ने 80 पे देखा तो एक चैंटा लगेगा, 50 पे देखा तो बच जाओगे। तो पॉइंटर का ऐसे फ्लक्चुएट करना ये भी तो गलत है। तो डैम्पिंग टॉर्क के दो काम है कि एक तो डैम्पिंग टॉर्क की मदद से जो पॉइंटर होता है वो बहुत तेजी से अपनी ओरिजिनल अवस्था में पहुंचता है, और दूसरा काम है कि पॉइंटर में जो ऑसिलेशन है, कंपन है, उसको कम करता है। तो दो काम है यहां पर डैम्पिंग टॉर्क के। तो यही अपना लिखो फटाफट से, इस टॉर्क की मदद से पॉइंटर अंग्रेजी ज्यादा बढ़िया फिर पॉइंटर लिखने में। इस टॉर्क की मदद से पॉइंटर तेजी से अपनी ओरिजिनल अवस्था में आता है
ओरिजिनल अवस्था में आता है तथा साथ ही साथ पॉइंटर से कंपन को कम भी करता है। पॉइंटर से कंपन को कम भी करता है। ये होता है भैया डैम्पिंग टॉर्क। बेटा मैं सीधे पीएमएम से स्टार्ट करता, लेकिन मैंने ये सब तुम्हें बेसिक चीजें इसलिए बताई क्योंकि पेपर के लिए अब जरूरी है, खासकर तुम लोगों के लिए, भले ये छोटी छोटी चीजें हैं। तो डैम्पिंग टॉर्क उत्पन्न कराने की विधियां। अरे देखा क्या क्या विधि है डैम्पिंग टॉर्क की। अच्छा जी, डैम्पिंग टॉर्क उत्पन्न कराने की विधि में सबसे ज्यादा जो बेस्ट है, नंबर 1 पर है एडी करंट डैम्पिंग। देखो, एडी करंट डैम्पिंग यह वही कार्य करेगी जहां चुंबकत्व का, बेटा जहां चुंबकत्व होता हो वहीं काम करेगी ये। फिर देखिए, इसमें सबसे अधिक डैम्पिंग टॉर्क होता है, इसीलिए यह सबसे बेस्ट डैम्पिंग मानी गई है। यह सबसे बेस्ट डैम्पिंग मानी गई। क्या भाई? लेकिन कंडीशन लिख दिया हमने, ये वही काम करेगा जहां पर चुंबकत्व होगा, जहां चुंबकत्व नहीं ये काम नहीं आएगा। देखो, दूसरा है एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग। तो नाम क्या है भाई इसका? एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग है। तो एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग हवा के द्वारा ही होगी, पानी के द्वारा तो है नहीं है। नाम ही हवा के द्वारा है, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग। अच्छा जी, देखो एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग को
पिस्टन देखा, अब इस पिस्टन में हवा दब सकती है या वो दबी हुई हवा रिलीज कर सकती है ना। इंजन विंजन में हम चलाते नहीं है पिस्टन, तो ये यहां पर है हवा, तो ये काम करता है हवा के संपीड़न के आधार पर। भाई हवा दबेगी फिर इसको रिलीज करेगी हवा। तो ये जो डैम्पिंग है, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग, ये मानो कि मेजरमेंट में सबसे बेस्ट ये है, लेकिन इसकी एक लिमिट, चुंबकत्व होना जरूरी है, लेकिन सबसे ज्यादा यही इस्तेमाल होती है। यह सबसे अधिक उपयोग की सबसे अधिक हाँ बिल्कुल, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना ये सब लिखाते जाऊंगा मैं, जैसे ये नहीं लिखा है मैंने अभी, गैल्वेनोमीटर में, पीएमएमसी में, हॉट वायर में, मैगर में, सब में ये काम आएगा। तो भी हमने लिखा नहीं। अभी हम कहाँ चल रहे हैं, इनके तरीकों पर। तो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट जब आएगा तो तब उसी में लिखाऊंगा कि कहाँ, जैसे मूविंग आयरन में ये होता है, इलेक्ट्रोडायनोमीटर में ये हो जाता है। मतलब मेनली जो ज्यादातर इंस्ट्रूमेंट में इस्तेमाल होगा यही इस्तेमाल होगा, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग। पावर फैक्टर मीटर में ये वाला होता है एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग। एक फ्रीक्वेंसी मीटर बनाएंगे उसमें भी यही वाला होगा, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग। नंबर 3 पर है फ्लूइड फ्रिक्शन, पानी या लिक्विड के द्वारा फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग। देखो फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग, इसमें अगर देखें, इसमें डैम्पिंग फोर्स कम होता है। इससे ज्यादा अच्छा फ्लूइड फ्रिक्शन में हो जाता है। तो जो फ्लूइड फ्रिक्शन होता है, और एक लिक्विड की प्रॉपर्टी सीखते हो आप बेसिक, जैसे वैसे ये मैकेनिकल का होता है, फ्लूइड की प्रॉपर्टी सिविल वाले पढ़ते हैं। ए भाई मुकेश जी, ये मुकेश जी कह रहे हैं सबसे ज्यादा एडी करंट होती है, इसे ही नहीं पता एडी करंट डैम्पिंग कहाँ लिखा है। एडी करंट डैम्पिंग सबसे अधिक डैम्पिंग टॉर्क देता है, इसमें सबसे अधिक डैम्पिंग टॉर्क होता है। तो डैम्पिंग सबसे बेस्ट है एडी करंट डैम्पिंग, लेकिन मूविंग इंस्ट्रूमेंट में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होगी अलग अलग में ये एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग। तो हम फ्लूइड की बात कर रहे हैं, फ्लूइड की जब हम चर्चा कर रहे हैं ये बताइएगा। देखो फ्लूइड का मतलब है कि अगर ये खाली होती, मैंने इसकी अवस्था को बदला, तो फ्लूइड को यदि आप कोई बल लगाएं, फोर्स लगाएं, तो ये अपनी अवस्था बदलता है, लेकिन इस फोर्स को छोड़ते ही अपनी अवस्था को फिर से रिफॉर्म करेगा। ये फ्लूइड की एक बेसिक प्रॉपर्टी है। तो पानी है, अगर मैं कोई बल लगाता हूं, इसकी अवस्था बदली, तो जैसे मैं छोड़ूंगा फिर से अपनी अवस्था को ही या अपनी अवस्था में वापस लौट जाएगा। तो यही फ्लूइड की जो बेसिक प्रॉपर्टी है हमने फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग में इस्तेमाल की। और ये इस्तेमाल ये की कि जब डिफ्लेक्टिंग हुआ इसमें, तो इसने पानी को यहां से डिस्प्लेस्ड किया, यानी पानी थोड़ा सा बिखरा। जैसे ही फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग की हम बात करेंगे तो ये पानी वापस अपनी अवस्था को या अवस्था में पहुंचने का प्रयास करेगा, जिससे जो पॉइंटर है वो तेजी से यहां पहुंचेगा भी और ऑसिलेशन को नहीं होने देगा। तो हम लोग फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग ये लिखते हैं कि इसमें डैम्पिंग फोर्स
अच्छा होता है, लेकिन इसे कम यंत्रों में ही उपयोग किया गया है। इसे कम यंत्र में उपयोग किया गया है और बेस्ट है ये, हमने इस्तेमाल किया है इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्ट मीटर। ये होगी जी अपनी फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग। है क्या? घुमा तो इसे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क भी रहा है ना, पॉइंटर को घुमा नहीं देगा। ये तो मैंने सिर्फ एक इसी के लिए व्यवस्था दिखाई है, बाकी तो मीटर जैसा है वैसा ही रहेगा। तो भाई मुकेश जी आप जो मर्जी वो पढ़ लो, जो सही है हम तो वो पढ़ा सकते हैं भाई। आप तो खुद अध्यापक हो, आपको तो खुद सब चीजें पता है भाई, जो मर्जी पढ़ो, हमें इससे क्या मतलब है। अब एक किताब में तो ये भी लिख रखा था कि प्रतिरोध की इकाई प्रेरकत्व है, तो क्या वो लिखवा दे? ये बोल रहा है कि सर सबसे अधिक ही से करेंगे एडी करंट को। अरे सबसे बेस्ट माना गया है, सबसे अच्छा एडी करंट डैम्पिंग ही है, और एडी करंट डैम्पिंग में सबसे ज्यादा डैम्पिंग टॉर्क आता है। लेकिन इसमें एक लिमिट ऐसी है कि चुंबकत्व की जरूरत होती है। अब सारे इंस्ट्रूमेंट हम लोग चुंबकत्व प्रिंसिपल वाले नहीं बना सकते, तो मूविंग आयरन में, इलेक्ट्रोडायनोमीटर में, पावर फैक्टर में, फ्रीक्वेंसी मीटर में, क्यू मीटर में, इनमें ज्यादातर में हम लोग एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग का ही उपयोग करते हैं। तो बेस्ट पूछेगा आपको, एडी करंट डैम्पिंग को ही टिक करना है। मैंने कहा कि ज्यादातर जो उपयोग में लाई जाती है, क्योंकि एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग में सबसे अच्छी चीज ये है, बनावट सरल है, फ्लूइड फ्रिक्शन की थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन प्रॉब्लम करती है, और एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग में हमें किसी भी प्रकार की चुंबकत्व की जरूरत नहीं होती। हमने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया जी एयर फ्रिक्शन, जहां चुंबकत्व का कोई रोल ही नहीं है, मतलब हवा के द्वारा ही कर लेंगे। कंप्लीट हो गया? कौन सा? स्प्रिंग नॉर्मली हम इस्तेमाल करते हैं, स्प्रिंग। चलो जी देखो आगे बढ़ते हैं बेटा। जब हम लोग कुछ यंत्र के बेसिक की बात करें तो एक चीज पढ़ते हैं, अरे क्वेश्चन भाई मुझे क्या जरूरत पड़ी है, तुम क्वेश्चन मुझे क्यों भेजोगे बताओ? तुम्हें जो सही लग रहा तुम वो पढ़ो भाई। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, सुनना ही नहीं है। बोल क्या रहे, सुनना है नहीं, वो अपनी ही धुन में सवार है। अब किसी किताब में दे रखा होगा ऑब्जेक्टिव, अब इसमें हम थोड़ा ही गलत है भाई। सवाल भेजो तो उस किताब वाले को भेजो। अब एसएससी में लास्ट में 2020 में यही मेजरमेंट का आपका सवाल था कि एनर्जी मीटर में कितनी चुंबक होती है, कितनी होती है। अब एसएससी ने उत्तर इसका 2 दे रखा है, तो मैं क्या ये पढ़ाना बंद कर दूं कि 3 होती है भाई? जब बनावट ही 3 से है, बनी 3 से है, तो मैं 2 बताना क्यों शुरू करूं? तो उसका काम है, सवाल अगर गलत आया तो ऑब्जेक्शन डालिए, प्रूफ दीजिए। 2 चुंबक से कभी ऊर्जा मीटर बन ही नहीं सकता। कंट्रोलिंग कहां से करोगे, ब्रेकिंग कहां से लगाओगे? परमानेंट मैग्नेट से। तो जब बच्चों ने ऑब्जेक्शन डाला उसको दोबारा रिवाइज किया,
तो पेपर में अभी उत्तराखंड का एग्जाम हुआ था, 180 में से 15 सवाल गलत थे। 15 सवाल। प्रतिरोध की इकाई क्या है? ओम ही नहीं है ऑप्शन में, तो क्या कहोगे बताओ? मतलब कभी वो पेपर दूंगा मैं आपको, आप फोटो खींच के अपने ग्रुप में भेजना और हल करना उसको। जैसे एक समीकरण दे दी v बराबर वी आई या v बराबर वी एम साइन थीटा, और दूसरे दे दी v बराबर वी एम साइन थीटा प्लस 30, तो फेज एंगल कितना आया? 30। ऑप्शन में 30 ही नहीं है, तो हम अपना बेसिक थोड़ा ही बदल देंगे भाई ऑब्जेक्टिव के हिसाब से। हम 60 तो नहीं लगा सकते 30 के बजाय। किताबों में और पेपर में तो एरर सदैव, वो टीचर का काम यही तो है कि पढ़े और बताएं बच्चों को कि भाई दिक्कत ये है? सरकारी है ना। आएगा, मुझे चेक करने के पैसे मिल रहे हैं, स्टैम्प मारी साइन मारा, हो गया चेक। जवाबदेही थोड़ा ना है कुछ, पेपर बन के चेक नहीं होता, रैंडम सिलेक्शन होता है पेपर के क्वेश्चन का, चाहे ऑफलाइन हो। मतलब एक कलेक्शन होता है, जब ऑफलाइन पेपर बनता है तो सब अध्यापकों से जो फेमस अपना सरकारी में बैठे हैं अध्यापक गण या जो भी है, तो वो सब अपने अपने उनको लेटर आता है कि आप कुछ क्वेश्चन बना के भेजिए अलग अलग सब्जेक्ट के या मिक्स अपना, तो उनको सबको एक साथ मिक्स कर लिया जाता है। उनमें से अगर एक बना के दे दिया तो पेपर आउट हो जाएगा। तो ये 1000-2000 कलेक्शन करते हैं और नहीं कहते हैं कि उनमें से रैंडम 180 सेलेक्ट कर लीजिए। तो इसी बार में पेपर में 3 सवाल बिल्कुल डिक्टो सेम थे, ऑप्शन भी सेम थे, तभी तो सवाल रिपीट हो जाता है पेपर में। आपने रैंडम उठा लेना है, ये पेस्ट पढ़ता कोई है नहीं, ये काम कंप्यूटर वाले करते हैं। चलो, जब हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं तो बेटा एक त्रुटि आती है, त्रुटि आती है ये घूमने की शुरुआत यानी घर्षण से। अगर घर्षण बल ज्यादा होगा भाई ये कम घूमेगा ना। तो हम लोगों ने कहा कि यदि यदि पॉइंटर का टॉर्क टू वेट रेशियो या अनुपात अधिक हो तो घर्षण बल या घर्षण त्रुटि कम होती है। क्या कहा बेटा हमने? टॉर्क टू वेट। देखो टॉर्क का मतलब है सर जी कौटिल्य की बुक में है। हाँ कौटिल्य जी ने तो ये बनाई थी सारी इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल के जन्मदाता वही है भाई। देखो बाबू, टॉर्क टू वेट हमने कहा बल, यानी टॉर्क का मतलब बल है। तुम खुद सोचो ये ज्यादा कब आ सकता है? अरे जब टॉर्क ज्यादा हो और वजन हल्का हो, है ना। तो हल्की चीज को अच्छे बल से अगर घुमाएंगे तो फड़ाक से घूम जाएगा, और अच्छा अगर घूमेगा तो घर्षण त्रुटि नहीं आएगी। तो हमेशा याद रखिएगा कि घर्षण त्रुटि को कम करने के लिए टॉर्क टू वेट रेशियो ज्यादा। ठीक है जी।
फिर तो इस बच्चे ने हमारा कोर्स गलत ले लिया, क्योंकि इसे हमसे ज्यादा तो दूसरे किताब पे भरोसा है, तो वहीं कोर्स भी लेना था, वहीं पढ़ना भी था। और बता यार राकेश, क्या हालचाल चल रहे तुम्हारे? चलो फिर एक पॉइंट और लिखेंगे कि तापमान त्रुटि को कम करने के लिए क्या इस्तेमाल करें, बोलो? तापमान त्रुटि को कम करने के लिए, अरे किसे करेंगे? मैग्नीन पदार्थ का उपयोग करते हैं, क्योंकि मैग्नीन को या मैग्नीन का तापमान गुणांक, हाँ बोलो, हाँ बहुत कम, ना के बराबर, बहुत कम होता है, ना के बराबर होता है। क्या जी? तो ये क्या है भैया? मैग्नीन। क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल में पढ़ेंगे किसी से मिला के बनेगा, अभी सिर्फ लिखना है मैग्नीन। ठीक है जी। हाँ लेकिन तापमान एरर को कम करने के लिए जब भी टिक लगवाएगा तो मैग्नीन पे ही मारना। मैग्नीन है, कॉन्स्टेंटन है, जब काम ना चले कॉपर है। लिखा भाई? अब देखो, शुरुआत से जो हमने मीटर बनाने की, हमने पहले ऑर्डर पढ़ा, इसके बाद में हमने इनके वर्गीकरण किए, हमने इस पॉइंटर को रखने के तरीके सीखे, फिर हमने टॉर्क, अलग अलग टॉर्क पढ़े, इन्हें कैसे उत्पन्न करवा सकते हैं, विधियां पढ़ ली। उसके बाद में हमने भाई, एक टॉर्क टू वेट रेशियो है, एक तापमान त्रुटि है, इन्हें कैसे हमें कम करना है ये देख लिया। तो अब हम मीटर बनाने के लिए कैपेबल है, सक्षम है, क्योंकि हमने सारे टॉर्क देख लिए, फ्रिक्शन कम करने का विधि हमने देख लिया। तो अब हम लोग आते हैं मीटर पर, मीटर बनाते हैं। बेटा डाउट पूछो मुकेश बाबू, लेकिन आप कह रहे कि मैं किताब भेज दूंगा, तब कहा मैंने। तो अपने शब्दों को पहले याद रखा करो। चलो फिर आ जाओ, शुरुआत करते हैं पीएमएमसी से। क्या है? परमानेंट मैग्नेट, बिल्कुल, मूविंग कॉइल। परमानेंट मैग्नेट छूट गया। देखो, कई बार की इस बेचारे को हम लोग सिर्फ मूविंग कॉइल यंत्र के नाम से भी जान लेते हैं। मूविंग कॉइल यंत्र के नाम से भी जानते हैं कई बार इसको, और ये है काफी जरूरी यंत्र। बस ये जो बड़े बड़े हैं ना, ये मानो कि ये सबसे बड़ा है, और फिर नंबर 2 पर मानो आप इलेक्ट्रोडायनोमीटर बड़ा है। मूविंग आयरन भी इनके कंपैरिजन में थोड़ा छोटा है। इनके एडवांटेज, डिसएडवांटेज, एप्लीकेशन, ये बहुत जरूरी है भाई। चलो यहां से आगे फिर कल करेंगे, 9 बज गए, तुम्हारी हिंदी का टाइम हो गया।